नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 8। इस अभागे जीवन के जिस अध्याय को उस दिन राजलक्ष्मी के निकट अंतिम विदा के समय आंखों के जल में समाप्त करके आया था, यह ख्याल ही नहीं किया कि उसके छिन्न सूत्र पुनः जोड़ने के लिए मेरी पुकार होगी। परंतु पुकार जब सचमुच हुई तब समझा कि विस्मय और संकोच चाहे कितना भी हो, पर इस आह्वान को शिरोधार्य किए बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए आज फिर मैं अपने इस भ्रष्ट जीवन की विशृंखलित घटनाओं की सैकड़ों जगह से छिन्न भिन्न हुई ग्रंथियों को एक बार फिर से बांधने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। आज मुझे याद आता है कि घर पर लौट आने के बाद मेरे इस सुख दुख मिश्रित जीवन को किसी ने मानो एकाएक काटकर 2 भागों में विभक्त कर दिया। उस समय ख्याल हुआ कि मेरे इस जीवन के दुखों का बोझ केवल मेरा ही नहीं, इस बोझ को लाद कर घूमे वह जिसको कि इसकी नितांत गरज हो, अर्थात मैं जो दया करके जीता बच गया सो तो राजलक्ष्मी का सौभाग्य है। आकाश का रंग कुछ और ही नजर आने लगा था, हवा का स्पर्श कुछ और ही किस्म का मालूम होने लगा था, मानो कहीं भी अब घर बार अपना पराया नहीं रहा। एक तरह से ऐसे अनिर्वचनीय उल्लास से अंतर बाहर एकाकार हो गया था कि रोग रोग के रूप में, विपदा विपदा के रूप में, आभाव आभाव के रूप में मन में स्थान नहीं पा सकता था। संसार में कहीं जाते हुए, कहीं कुछ करते हुए दुविधा या बाधा का जरा भी संपर्क नहीं रह गया था। यह सब बहुत दिन पहले की बात है, वह आनंद अब नहीं। परंतु उस दिन जीवन में इस एकांत विश्वास की निश्चित निर्भरता का स्वाद एक दिन के लिए भी मैं उपयोग न कर सका, यही मेरे लिए परम लाभ है। परंतु साथ ही मैंने उसे खो दिया, इसका भी मुझे किसी भी दिन क्षोभ नहीं हुआ। केवल इस बात का ही बीच बीच में ख्याल आता है कि जिस शक्ति ने उस दिन हृदय के भीतर जागृत होकर इतनी जल्दी संसार का समस्त निरानंद हरण कर लिया था, वह कितनी विराट शक्ति है। राजलक्ष्मी को मैंने पहुंचकर पत्र लिखा था। उस पत्र का जवाब बहुत दिनों बाद आया। मेरे अस्वस्थ शरीर के लिए दुख प्रकाशित करके गृहस्थ बनने के लिए उसने मुझे कई तरह के बड़े बड़े उपदेश दिए थे और अपना संक्षिप्त पत्र यह लिखकर ख़त्म किया था कि यदि वह कामों के झंझटों के मारे पत्रादि लिखने का समय न पा सके तो भी मैं बीच बीच में उसे अपनी खबर देता रहूं और उसे अपना ही समझूं। तथास्तु। इतने दिनों बाद उसी राजलक्ष्मी की यह चिट्ठी। आकाश कुसुम आकाश में ही सूख गए और जो 2 एक सूखी पंखुड़ियाँ हवा से झड़ पड़ी थी, उन्हें बीनकर घर ले जाने के लिए मैं जमीन टटोलता नहीं फिरा। आंखों में से 1-2 बूंद पानी शायद पड़ा भी हो, किंतु मुझे याद नहीं। फिर भी यह याद है कि और अधिक दिन मैंने स्वप्न देखते हुए नहीं काटे। तब भी इस तरह और भी 5-6 महीने कट गए। एक दिन सुबह बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, एकाएक एक अद्भुत पत्र आ पहुंचा। ऊपर औरतों के से कच्चे अक्षरों में नाम और ठिकाना लिखा था। खोलते ही पत्र के भीतर से एक छोटा सा पत्र खट से जमीन पर गिरा। उसे उठाकर तथा उसके अक्षर और नाम सही की ओर देखकर मैं मानो अपने दोनों नेत्रों पर विश्वास ही न कर सका। मेरी माँ, जो 10 वर्ष पहले ही देह त्याग कर गई थी, उन्हीं के श्रीहस्त के ये दस्तखत थे, नाम भी उन्हीं के थे। पढ़कर देखा कि माँ ने उसमें अपनी गंगा जल को जितना भी हो सकता है उतना अभय वचन दिया था। यहाँ मैं यह बता दूं कि बंगाल में स्त्रियां जिसे अपना सखी सहेली बनाती हैं, उसे गंगा जल इस प्यार के नाम से संबोधित करती हैं। बात संभवतः यह थी कि 12-13 वर्ष पहले इस गंगा जल के यहाँ जब अधिक उम्र में एक कन्या रत्न ने जन्म लिया, तब दुख, दैन्य और दुश्चिंता प्रकट करके शायद माँ को उसने पत्र लिखा होगा और उसी के प्रत्युत्तर में मेरी स्वर्गवासिनी जननी ने गंगा जल दुहिता का विवाह का समस्त दायित्व ग्रहण करके जो पत्र लिखा था, वही यह मूल्यवान दस्तावेज थी। तात्कालिक करुणा से पिघलकर माँ ने उपसंहार में लिखा था कि सुपात्र यदि कहीं न मिले, बिल्कुल ही अभाव हो, तो फिर मैं तो हूँ ही। सारी चिट्ठी को ऊपर से नीचे तक 2 बार पढ़कर मैंने देखा कि वह मुंशियाना ढंग से लिखी गई हैं। माँ को तो वकील होना चाहिए था।
क्योंकि जितनी भी कल्पनाएं की जा सकती थी उतनी तरह से वे अपने आप को और अपने वंशधरों को उस दायित्व में बांध गईं। उससे बचने के लिए दस्तावेज में कहीं जरा सी भी जगह, जरा सी भी त्रुटि नहीं छोड़ी गई है। माँ यदि जीती होती तो इस चिट्ठी के लिए आज मैं उनका सिर खा जाता और उनके पैरों पर जोर से सिर पटक कर अपनी ज्वाला को बुझाता, परंतु यह रास्ता भी मेरे लिए बंद है। इसलिए माँ का तो कुछ भी न कर सका, परंतु अब उनकी गंगा जल का भी कुछ कर सकता हूँ या नहीं, यह परखने के लिए मैं एक दिन रात्रि को स्टेशन पर जा पहुँचा। सारी रात ट्रेन में काटकर दूसरे दिन जब उनके गांव के मकान में पहुँचा तब दिन ढल गया था। गंगा जल माँ पहले तो मुझे पहचान न सकी। अंत में परिचय पाकर इन 13 वर्षों के बाद भी वे इस तरह रो पड़ी जिस तरह की माँ की मृत्यु के समय उनका कोई अपना आदमी भी आंखों के सामने उनकी मृत्यु होते देखकर रो न सका होता। वे बोली कि लोक दृष्टि से और धर्म दृष्टि से दोनों ही तरह से अब मैं तुम्हारी माता के समान हूँ। और फिर दायित्व ग्रहण करने की प्रथम सीढ़ी के रूप में उन्होंने मेरी सांसारिक परिस्थिति का बारीकी से पर्यालोचन करना शुरू कर दिया। बाप कितना छोड़ कर गए हैं, माँ के कौन कौन से गहने हैं और वे किसके पास हैं, मैं नौकरी क्यों नहीं करता और यदि करूं तो अंदाज से कितना महीना पा सकता हूं, इत्यादि इत्यादि। उनका मुंह देखकर ख्याल हुआ कि इस आलोचना का फल उनके निकट कुछ वैसा संतोषजनक नहीं हुआ। वे बोली कि उनका एक रिश्तेदार बर्मा में नौकरी करके लाल हो गया है, अर्थात अतिशय धनवान हो गया है। वहाँ तो राह घाट में रुपये बिखरे पड़े रहते हैं, केवल समेटने भर की देरी है। वहाँ पर जहाज से उतरते न उतरते बंगालियों को साहब लोग कंधे पर उठा लेते हैं और नौकरी से लगा देते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें कहीं। बाद में मैंने देखा कि यह गलत धारणा केवल अकेली उनकी ही नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग इस माया मरीचिका से उन्मत्त प्राय होकर सहाय संबलहीन अवस्था में वहां पहुंच गए और मोह भंग होने के बाद उन्हें वापस लौटाने में हम लोगों को कम क्लेश सहन नहीं करना पड़ा है। परंतु वह बात इस समय रहने दो। गंगाजल माँ का वर्मावर्मण मुझे तीर की तरह लगा। लाल होने की आशा से नहीं, मेरे भीतर जो घुमक्कड़पन कुछ दिनों से सोया हुआ था वह अपने करवट झाड़ पोंछ कर मुहूर्त भर में ही उठकर खड़ा हो गया। जिस समुद्र को इसके पहले वह केवल दूर से खड़े होकर देखकर मुग्ध होता था, अब उस अनंत जलराशि को भी भेद कर मैं जा सकूंगा। इस इच्छा ने मुझे एक बारगी बेचैन कर दिया। तब किसी तरह एक बार छुटकारा पाना ही होगा। मनुष्य मनुष्य से जितने प्रकार की भी जिरह कर सकता है, उनमें से किसी भी प्रकार की जिरह में गंगाजल माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। फिर भी अपनी लड़की के योग्य पात्र की दृष्टि से उन्होंने मुझे रिहाई दे दी। इस विषय में मैं एक तरह से निश्चिंत हो गया। परंतु रात्रि में भोजन के समय उनकी भूमिका का झुकाव देखकर मैं फिर उद्विग्न हो उठा। मैंने देखा मुझे एक बारगी हाथ से जाने देने की उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यह कहना शुरू किया कि यदि लड़की के भाग्य में न हो तो धन, घर बार, शिक्षा दीक्षा आदि कितना ही क्यों न किया जाए, सब कुछ निष्फल है। इतना ही नहीं, इसके विरुद्ध ऐसे भी कितने ही लोगों का नामोल्लेख किया जो निराट मूर्ख होते हुए भी केवल स्त्री के सौभाग्य के जोर पर इस समय दिन रात रुपयों के ढेर पर बैठे रहते हैं। मैंने विनय सहित कह दिया कि रुपये पैसे की तरफ से मेरी आसक्ति तो है, फिर भी 24 घंटे उन पर बैठा रहूं, यह विवेचना मुझे प्रतिकारक नहीं मालूम होती और इसके लिए स्त्री का सौभाग्य देखने का कौतूहल भी मुझ में नहीं है। किंतु इसका कोई विशेष फल न हुआ, उन्हें निरस्त न कर सका, क्योंकि जो स्त्री 13 वर्ष के इतने लंबे समय के पश्चात भी एक पत्र को दस्तावेज के रूप में पेश कर सकती है, उसे इतने सहज में नहीं भुलाया जा सकता। वे बार बार कहने लगी कि इसे माता के ऋण के रूप में ही ग्रहण करना उचित है और जो संतान समर्थ होते हुए भी मातृ ऋण का परिशोध नहीं करता वह, इत्यादि इत्यादि। जब मैं बहुत ही शंकित और विचलित हो उठा तब बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि पास के गांव में यद्यपि एक सुपात्र है, परंतु 500 रुपये से कम में उसका पाना असंभव है। एक क्षीण आशा की रश्मि नजर आई।
महीने भर के बाद जैसे भी हो कोई उपाय कर दूंगा, यह वचन देकर दूसरे दिन सुबह ही मैंने प्रस्थान कर दिया। परंतु उपाय किस तरह करूंगा? किसी और भी उसका कोई कूल किनारा नजर न आया। मेरे ऊपर लादा गया यह भार मेरे लिए सचमुच कोई वस्तु नहीं हो सकता, यह मैं अनेक तरह से अपने आप को समझाने लगा। परंतु फिर भी माँ को इस प्रतिज्ञा के पाश से मुक्ति न देकर चुपचाप खिसक जाने की बात तो मैं किसी तरह सोच न सका। शायद एक उपाय था कि मैं यह बात प्यारी से कहूँ, किंतु कुछ दिनों तक इस संबंध में भी मैं अपने मन को स्थिर न कर सका। बहुत दिनों से मुझे उसकी खबर नहीं मिली थी। उस पहुंच की खबर को छोड़कर मैंने उसे और कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसने भी उसके जवाब के सिवाय दूसरा पत्र नहीं लिखा था। वह शायद इस बात को नहीं मानती थी कि चिट्ठी पत्र के द्वारा ही दोनों के बीच मिलाप का एक सूत्र रहता है। कम से कम उसके उस पत्र से तो मैं यही समझा। फिर भी अचरज की बात है कि दूसरे की लड़की के लिए भिक्षा मांगने के बहाने एक दिन सचमुच ही मैं पटने जा पहुंचा। मकान में प्रवेश करते ही नीचे बैठने के कमरे के बरामदे में मैंने देखा कि वर्दी पहने हुए दो दरबान बैठे हैं। वे एकाएक एक साधारण से अपरिचित आगंतुक को देखकर कुछ इस तरह देखते रह गए कि मुझे सीधे ऊपर चढ़ जाने में संकोच मालूम हुआ। इससे पहले मैंने उन्हें नहीं देखा था। प्यारी को पुराने बूढ़े दरबान जी के बदले इन दो दरबानों की क्या आवश्यकता आ पड़ी, यह मैं न सोच सका। जो भी हो, इसकी परवाह किए बगैर ऊपर चला जाऊं अथवा विनय के साथ इनकी अनुमति मांगूं, यह स्थिर करते करते ही मैंने देखा कि रतन कुछ व्यस्त सा हुआ नीचे चला आ रहा है। अकस्मात मुझे देखकर वह पहले तो अवाक हो गया, बाद में पैरों की ओर झुककर प्रणाम करके बोला, आप कब आए? यहाँ कैसे खड़े हैं? अभी ही तो आ रहा हूँ रतन, सब कुशल तो है ना? रतन सिर हिलाकर बोला, सब कुशल है बाबू, आप ऊपर चलिए, मैं बर्फ़ खरीद कर अभी आया, कहकर वह जाने लगा। तुम्हारी मालकिन ऊपर है? हाँ है, कहकर वह जल्दी से बाहर चला गया। ऊपर चढ़ते ही जो पास का कमरा मिलता है वह बैठक खाना है। भीतर से एक ऊंची हंसी का शब्द और बहुत से लोगों की आवाज़ सुनाई दी। मैं ज़रा विस्मित हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण द्वार के नज़दीक पहुंचकर मैं अवाक रह गया। पिछली दफ़े इस कमरे को व्यवहार में आते नहीं देखा था। इसमें तरह तरह के साज सामान, टेबल, चेयर आदि अनेक चीज़ें एक कोने में ढेर होकर पड़ी रहती थीं। बहुधा कोई इस कमरे में आता भी न था। आज देखता हूँ संपूर्ण कमरे में बिस्तर है, शुरू से अंत तक कारपेट बिछा हुआ है और उसके ऊपर सफ़ेद जाजम झकझक कर रही है। तकियों के ऊपर गिलाफ चढ़े हुए हैं और उसके सहारे बैठे हुए कुछ सभ्य पुरुष अचरज से मेरी ओर देख रहे हैं। उनकी पोशाक में बंगालियों की तरह धोती होने पर भी सिर पर की बेल बूटेदार मसलिन की टोपी से वे बिहारी मालूम होते थे। तबले के जोड़े के पास एक हिंदुस्तानी तबलची था और उसके पास में स्वयं प्यारी बाई थी। एक तरफ छोटा सा हारमोनियम रखा था। प्यारी के शरीर पर यद्यपि मुजरे की पोशाक नहीं थी, फिर भी बनाव श्रृंगार का अभाव नहीं था। समझ गया कि संगीत की बैठक जमी हुई है, थोड़ी देर विश्राम लिया जा रहा है। मुझे देखते ही प्यारी के चेहरे का समस्त खून मानो कहीं अंतरहीन हो गया। इसके बाद उसने जबरदस्ती कुछ हंसकर कहा, यह क्या, श्रीकांत बाबू हैं? कब आए? आज ही। आज ही? कब? कहाँ ठहरे हैं? क्षण भर के लिए मैं शायद कुछ हतबुद्धि सा हो गया था, नहीं तो उत्तर देने में देरी न होती। परंतु अपने आप को संभालने में भी मुझे अधिक देर न लगी। मैंने कहा, यहाँ के सब लोगों को तुम चीनती नहीं हो, इसीलिए नाम सुनकर भी चीन न सकोगी। जो महाशय सबसे अधिक बने ठने थे वही शायद इस यज्ञ के यजमान थे। बोले, आइए बाबूजी, बैठिए। इतना कहकर होठों को जरा सा दबाकर वे हंसे। भाव भंगी से उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि हम दोनों का संबंध वे ठीक तौर से भांप गए हैं। उनका आदर के साथ अभिवादन कर मैंने जूते के फीते खोलने के बहाने मुंह नीचा करके परिस्थिति को भांप लेना चाहा। विचार करने के लिए अधिक समय नहीं था, यह ठीक है, परंतु इन थोड़े से क्षणों में
मैंने यह स्थिर कर लिया कि हृदय के भीतर जो भी हो, बाहर के व्यवहार में मैं यह किसी भी तरह प्रकाशित न होने दूंगा। मेरे मुंह की बातचीत से, आंखों की चितवन से, मेरे सारे आचरण के किसी भी छिद्र में से अंदर के क्षोभ अथवा अभिमान की एक बूंद भी बाहर आकर न गिरनी चाहिए। क्षण भर के बाद जब मैं सबके बीच जाकर बैठा, तब यद्यपि यह सच है कि अपने मुख की सूरत अपनी आंखों से न देख सका, किंतु भीतर ही भीतर मैंने अनुभव किया कि अब उस पर अप्रसन्नता का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं रह गया है। राजलक्ष्मी की ओर देखकर मैंने हंसते हुए कहा, भाई जी, यदि शुकदेव मुनि का पता पा जाता तो आज तुम्हारे सामने बिठाकर एक दफा उनके मन की शक्ति की जांच करा लेता। अरे यह क्या, यह तो रूप का समुद्र ही बहा दिया। प्रशंसा सुनकर प्रमुख बाबू साहब आह्लाद से गलकर सिर हिलाने लगे। वे पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। मैंने देखा कि बोल न सकने पर भी बांग्ला अच्छी तरह समझते हैं, परंतु प्यारी के कान तक लाल हो उठे, किंतु लज्जा के मारे नहीं, गुस्से के मारे। यह भी समझने में मुझे कुछ बाकी न रहा, परंतु उसकी ओर ध्यान भी न देते हुए मैंने बाबू साहब को उद्देश्य करके हंसते हुए कहा, मेरे आने के कारण यदि आप लोगों के आमोद प्रमोद में थोड़ा सा विघ्न हुआ होगा तो मुझे इसका बड़ा खेद है। गाना बजाना चलने दीजिए। बाबूजी इतने प्रसन्न हो उठे कि आवेश में आकर मेरी पीठ पर एक धौल जमाकर बोले, बहुत अच्छा बाबू। हाँ प्यारी बीबी, एक बढ़िया सा गाना चलने दो। संध्या के बाद होगा, बस अब और नहीं, कहकर प्यारी हारमोनियम दूर खिसकाकर सहसा उठ खड़ी हुई। इसी समय बाबू साहब मेरा परिचय पाने के उपलक्ष्य से अपना परिचय देने लगे। उनका नाम था रामचंद्र सिंह। वे पूर्णिया जिले के एक जमींदार हैं। दरभंगा महाराज उनके कुटुंबी हैं। प्यारी बीबी को 7-8 वर्षों से जानते हैं। वे उनके पूर्णिया के मकान पर भी 3-4 दफ़े मुजरा कर आई हैं। वे खुद भी अनेक दफ़े गाना सुनने आए हैं। कभी कभी 10-10, 12-12 दिन तक यहीं रहते हैं, और 3-1 महीने पहले एक बार 1 हफ्ते तक यहाँ रह कर गए हैं, वगैरह वगैरह। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरे जवाब देने से पहले ही वहाँ प्यारी आ उपस्थित हुई। उसकी ओर देखकर मैंने कहा, भाई जी से ही पूछिए ना कि क्यों आया हूँ। प्यारी ने मेरे मुंह की तरफ एक तीव्र कटाक्ष डाला, परंतु जवाब दिया सहज शांत स्वर में ही, ये हमारे देश के आदमी हैं। मैंने हंसकर कहा, बाबूजी, मधु होने पर मधुमक्खियाँ आकर जुटती हैं, वे देश विदेश का विचार नहीं करती। किंतु इतना कहते ही मैंने देखा कि रहस्य को ग्रहण न कर सकने के कारण पूर्णिया जिले के जमींदार ने अपने मुंह को गंभीर बना लिया, और उनके नौकर ने ज्यों ही आकर कहा कि संध्या पूजा की तैयारी हो रही है, त्यों ही उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। तबलची तथा 2 अन्य महाशय भी उनके साथ बाहर चले गए। उनका मन अकस्मात इतना क्यों व्याकुल हो गया, सो मैं बिंदु विसर्ग कुछ भी नहीं समझ सका। रतन आकर बोला, माँ, बाबूजी के बिछौने कहाँ करूं? प्यारी ने झुंझला कर कहा, क्या और कोई कमरा नहीं है रतन? मुझसे पूछे बिना क्या इतनी सी भी बुद्धि तू नहीं लगा सकता? चला जा यहाँ से। इतना कहकर रतन के साथ आप भी बाहर चली गई। मैंने खूब अच्छी तरह से देखा कि मेरे आकस्मिक शुभागमन से इस मकान का भार केंद्र एक संघातिक ढंग से विचलित हो गया है। थोड़ी ही देर बाद प्यारी ने आकर मेरे मुंह की ओर देखते हुए कहा, ऐसे अचानक ही आना कैसे हो गया? मैंने कहा, देश का आदमी हूं, तुम्हें बहुत दिनों से न देखने के कारण व्याकुल हो उठा था बाई जी। प्यारी का मुंह और भी भारी हो गया। मेरे परिहास में जरा भी योग न देकर उसने पूछा, आज रात को यहीं रहोगे ना? रहने कहोगी तो रह जाऊंगा। मेरे कहने से क्या होता है? तुम्हें यहाँ कुछ शायद असुविधा हो, क्योंकि जिस कमरे में तुम सोते थे उसमें तो बाबूजी सोते हैं ना। ठीक है, मैं नीचे सो जाऊंगा। तुम्हारे नीचे का कमरा तो बहुत उम्दा है। नीचे सोओगे? क्या कहते हो? मन में तुम्हारे जरा सा भी विकार नहीं। 2 ही दिन में इतने बड़े परमहंस किस तरह से हो गए? मैंने मन ही मन कहा, प्यारी, तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं। फिर मुंह से कहा,
इसमें मुझे मान अपमान का ख्याल बिंदु भर भी नहीं, और कष्ट की बात का यदि ख्याल करूं तो वह तो एक बार की फिजूल ही है। मैं घर से बाहर निकलने के समय खाने सोने की चिंताओं को दूर रखाता हूँ, यह तो तुम भी जानती हो। बिस्तर यदि अधिक हो तो एक ले आने के लिए कह दो, और यदि नहीं है तो उसकी बेदरकार नहीं। मुझे अपने कंबल का संबल है। प्यारी ने सिर हिलाकर कहा। सो तो मैं जानती हूँ, किंतु इससे मन में किसी तरह का दुख तो न होगा? मैंने हंसकर कहा, नहीं, क्योंकि स्टेशन पर पड़े रहने की अपेक्षा यह तो बहुत ही अच्छा है। प्यारी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, यदि मैं होती तो भले ही वृक्ष के नीचे सो रहती, परंतु इतना अपमान कभी नहीं सहती। उसकी उत्तेजना को देखकर मुझे हंसे बिना न रहा गया। वह मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है सो मैं बड़ी देर से खूब समझ रहा था, किंतु शांत स्वाभाविक रूप से मैंने जवाब दिया, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस बात को मन में न आने दूँ कि तुम जानबूझकर मुझे नीचे सोने को कहकर मेरा अपमान कर रही हो। यदि संभव होता तो तुम उस दफ़े के समान इस दफ़े भी मेरे सोने की व्यवस्था करती। जाने दो, इन तुच्छ बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम रतन को भेज दो, मुझे नीचे का कमरा दिखा आवे। मैं कंबल बिछाकर सो रहूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। प्यारी ने कहा, तुम ज्ञानी आदमी हो, तुम ही मेरी अवस्था ठीक से न जान सकोगे तो कौन जान सकेगा। चलो बच गई। इतना कहकर उसने दीर्घ निश्वास छोड़कर फिर पूछा, एकाएक आने का सच्चा कारण तो मैं जान ही न सकी। मैं बोला, पहला कारण तो तुम सुन नहीं पाओगी, किंतु दूसरा सुन सकती हो। पहला क्यों नहीं सुन सकूंगी? अनावश्यक है इसलिए। अच्छा, दूसरा ही सुनाओ। मैं वर्मा जा रहा हूँ, शायद और फिर कभी मिलना न हो सके। कम से कम यह तो निश्चय है कि बहुत दिनों तक मिलाप न होगा। जाने के पहले तुम्हें एक बार देखने आया हूँ। रतन कमरे में आकर बोला, बाबूजी, आपके लिए बिस्तर तैयार है, आइए। मैंने खुश होकर कहा, चलो। प्यारी से कहा, मुझे बड़ी नींद आ रही है, घंटे भर बाद यदि समय मिला तो एक दफ़े नीचे आ जाना, मुझे और भी बहुत सारी बातें करनी है। इतना कहकर रतन को साथ लेकर मैं बाहर हो गया। प्यारी के खुद के सोने के कमरे में ले आकर रतन ने जब मुझे शैया दिखाई तब मेरे अचरज की सीमा न रही। मैं बोला, मेरा बिस्तर नीचे क्यों न लगाया? रतन ने अचरज के साथ कहा, नीचे के कमरे में? मैंने कहा, ऐसी ही तो बात हुई थी। वह अवाक होकर कुछ देर मेरी ओर देखता रहा और अंत में बोला, आपके बिस्तर होंगे नीचे के कमरे में? आप मजाक कर रहे हैं बाबू। इतना कहकर हंसता हुआ वह जा ही रहा था कि मैंने उसे बुलाकर पूछा, तुम्हारी मालकिन कहाँ सोवेंगी? रतन बोला, बंकू बाबू के कमरे में उनका बिस्तर लगा आया हूँ। मैं निकट आकर देखा, यह राजलक्ष्मी के उस 1.5 हाथ चौड़े तख्त पर बिछाया हुआ बिस्तर नहीं है। एक पलंग पर खूब मोटा गद्दा बिछाकर शाही बिस्तर लगाए गए हैं। शीशे के नज़दीक एक छोटी सी टेबल के ऊपर मेज के बीचों बीच लैंप जल रहा है। एक किनारे बंगाली भाषा की किताबें हैं और दूसरे किनारे गुलदस्ते में कुछ बेला के फूल रखे हैं। आंखों से देखते ही मैं अच्छी तरह जान गया कि इनमें से कोई भी चीज़ नौकर के हाथ की तैयार की हुई नहीं है, जो बहुत प्यार करती है। ये सब चीज़ें उसी के हाथ की तैयार की हुई हैं। ऊपर की चादर भी राजलक्ष्मी खुद अपने हाथों से बिछा गई है। यह मानो अंदर ही अंदर मैंने खूब अनुभव किया। मैं बिस्तर पर लेट गया, किंतु सो नहीं सका। मैं यह निश्चय जानता था कि वह एक बार आएगी ज़रूर, इसलिए उत्सुकता के साथ उसकी राह देखने लगा। थकावट के कारण शायद सो गया था। सहसा आंखें खोलकर देखा कि प्यारी मेरे शरीर पर एक हाथ रखे हुए बैठी है। मेरे उठकर बैठते ही वह बोली, वर्मा को गया हुआ मनुष्य फिर लौटकर वापस नहीं आता, यह बात क्या तुम्हें मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर? मुझे लौटना ही होगा, ऐसी तो किसी के सिर की कसम मुझ पर है नहीं। बात बहुत ही सामान्य थी, किंतु संसार में यह एक भारी अचरज की बात है कि मनुष्य की दुर्बलता कब किस झरोखे से अपने आप को प्रकट कर बैठेगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता।
आज उसके मुंह से निकली हुई इस अत्यंत साधारण बात को भी मैं सहन नहीं कर सका। मुंह से सहसा यह बात निकल गई। सब लोगों के मन की बात तो नहीं जानता राजलक्ष्मी, परंतु एक मनुष्य के मन की बात अवश्य जानता हूँ। यदि किसी दिन लौट कर आऊँगा तो केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिर की कसम, मैं कभी अवहेलना नहीं करूँगा। प्यारी मेरे पैरों पर एक बारगी उल्टी ही गिर पड़ी। मैंने इच्छा करके भी पैर पीछे न खींचे, परंतु 10-1 मिनट बीत जाने के बाद जब उसने अपना सिर ऊपर न उठाया, तब उसके सिर पर मैंने अपना दाहिना हाथ रखा, जिसके पड़ते ही एक बार भी वह सिहर कर काँप उठी, परंतु फिर भी वह उसी तरह पड़ी रही, सिर भी न उठाया और कुछ बोली भी नहीं। मैंने कहा, उठकर बैठो, इस अवस्था में हमें कोई देखेगा तो भारी अचंभे में पड़ जाएगा। किंतु प्यारी ने जवाब तक नहीं दिया। तब मैंने उसे जोर से उठाया। उठाते ही मैंने देखा उसके नीरव आंसुओं से वहाँ की सारी चादर बिल्कुल भीग गई है। खींचतान करने पर वह रुद्ध कंठ से बोल उठी, पहले मेरी 2-3 बातों का जवाब दो, तब मैं उठूंगी। कहो, कौन सी बातें हैं? पहले तो यह कहो कि उन लोगों के यहाँ रहने से तुमने मेरे संबंध में कोई बुरा ख्याल नहीं किया? नहीं। प्यारी और कुछ देर चुप रहकर बोल उठी, किंतु मैं भली औरत नहीं हूँ, यह तो तुम जानते हो। फिर भी तुम्हें यह संदेह क्यों नहीं हुआ? सवाल बड़ा ही कठिन था। वह भली स्त्री नहीं है यह मैं जानता हूँ, परंतु वह खराब है यह ख्याल भी मैं मन में नहीं ला सका। मैं चुप हो रहा। एकाएक वह अपनी आंखें पोंछकर झटपट उठ बैठी और बोली, अच्छा, तुमसे पूछती हूँ, पुरुष कितना ही बुरा क्यों न हो, यदि वह भला होना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोकता, किंतु हम लोगों की पारी आने पर सब मार्ग क्यों बंद हो जाते हैं? अज्ञान से, धनाभाव से एक दिन जो कर बैठी, चिरकाल के लिए मुझे वही क्यों करता रहना पड़े? हम लोगों को तुम लोग क्यों भला नहीं बनने देते? मैंने कहा, हम लोग तो कभी नहीं रोकते, और यदि हम रोकें तो भी संसार में भले बने रहने के मार्ग में कोई किसी को अटकाकर नहीं रख सकता। प्यारी बड़ी देर तक चुपचाप रहकर मेरी ओर देखकर अंत में धीरे से बोली, बहुत ठीक, तो फिर तुम भी मुझे नहीं रोक सकोगे। मेरे जवाब देने के पहले ही रतन की खांसी का शब्द मेरे द्वार के निकट सुनाई पड़ा। प्यारी ने पुकार कर कहा, क्या है रतन? रतन ने मुंह आगे निकाल कर कहा, माँ, रात बहुत बीत गई है, बाबूजी का खाना ले आऊं? रसोइया महाराज तो झोंके खाते खाते रसोई में ही सो गए। अरे, तब तो तुम में से किसी ने भी अब तक न खाया होगा। इतना कहकर प्यारी घबरा कर लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। मेरे लिए खाने को अपने हाथों में हमेशा लाती थी, आज भी लाने के लिए जल्दी से पैर बढ़ाते हुए चली गई। खाना समाप्त करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तब रात का 1 बज गया था। प्यारी फिर आकर मेरे पैरों के पास बैठ गई। बोली, तुम्हारे लिए अनेक रातें अकेले जगकर बिताई हैं, आज तुम्हें भी जगा कर रखूंगी। इतना कहकर मेरी सहमति की राह लिए बगैर ही उसने मेरे पैर की तरफ की तकिया खींच ली और बाएं हाथ का सहारा लेकर वह लेट गई और बोली, मैंने बहुत विचार कर देखा, तुम्हारा इतने दूर देश जाना किसी भी तरह नहीं हो सकता। मैंने पूछा, तो फिर क्या हो सकता है? इसी तरह यहाँ वहाँ भटकते फिरना? प्यारी ने इसका जवाब न देकर कहा, इसके सिवाय किस लिए बर्मा जा रहे हो, कहो तो सही। नौकरी करने, यहाँ वहाँ भटकने के लिए नहीं। मेरी बात को सुनकर प्यारी उत्तेजनावश सीधी होकर बैठ गई और बोली, देखो, दूसरे से जो कहना हो वह कहना, किंतु मुझे न ठगना। सो तो खूब जानता हूँ। अब क्या करना चाहिए, तुम ही कहो। मेरी स्वीकारोक्ति से प्यारी प्रसन्न हुई, हंसकर बोली, स्त्रियां चिरकाल से जो कहती आई हैं वही मैं भी कहती हूँ, विवाह करके संसारी बन जाओ, गृहस्थ धर्म का पालन करो। मैंने प्रश्न किया, क्या सचमुच ही तुम खुश होगी? उसने सिर हिलाकर कानों के झूले हिलाते हुए उत्साह से कहा, निश्चय से, 1 दफे नहीं 100 दफे,
इससे यदि मैं सुखी नहीं होंगी तो कौन सुखी होगा, बताओ। मैंने कहा, सो तो मैं नहीं जानता, परंतु इससे मेरे मन की एक दुर्भावना चली गई। वास्तव में यही खबर देने आया था कि ब्याह किए बगैर मेरी गुजर नहीं। प्यारी बोली, ऐसा होगा तो मैं काली घाट जाकर पूजा दे आऊंगी, किंतु लड़की को मैं ही देखकर पसंद करूंगी, सो कह देती हूँ। मैंने कहा, इसके लिए अब समय नहीं, लड़की तो स्थिर हो चुकी है। मेरे गंभीर भाव पर शायद प्यारी ने ध्यान न दिया। एकाएक उसके हंसते हुए मुख पर मैली सी छाया पड़ गई। बोली, ठीक तो है, अच्छा ही हुआ, स्थिर हो गई, यह तो परम सुख की बात है। मैंने कहा, सुख दुख तो मैं नहीं समझता राजलक्ष्मी, जो बात स्थिर हो चुकी है वही तुम्हें बताता हूँ। प्यारी एकाएक गुस्से से बोली, जाओ, चालाकी मत करो, सब झूठी बात है। एक बात भी मिथ्या नहीं, चिट्ठी देखते ही समझ जाओगी। इतना कहकर मैंने दोनों पत्र बाहर निकाल कर रख दिए। कहाँ है, देखो चिट्ठी। इतना कहकर हाथ बढ़ाकर प्यारी ने दोनों चिट्ठियां हाथ में ले ली। उन्हें हाथ में लेते ही मानो उसके सारे मुंह पर अंधेरा छा गया। दोनों पत्र हाथ में लिए हुए वह बोली, दूसरे का पत्र मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, बताओ कहाँ स्थिर हुई। पढ़ देखो। मैं दूसरों की चिट्ठियां नहीं पढ़ती। तो फिर दूसरों की खबर जानने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहती। इतना कहकर आंखें मीचकर वह लेट गई, किंतु दोनों चिट्ठियां उसकी मुट्ठी में ही रह गईं। बहुत देर तक वह कुछ नहीं बोली। इसके बाद वह धीरे से उठी, जाकर लैंप तेज किया और मेज पर दोनों पत्र रखकर स्थिरता से बैठ गई। उनमें जो कुछ लिखा था सो शायद उसने 2-3 दफ़े पढ़ा। इसके बाद वह उठकर आई और उसी तरफ फिर लेट गई। बहुत देर चुप रहने के बाद बोली, सो गए क्या? नहीं। इस स्थान पर मैं तुम्हें ब्याह न करने दूंगी। वह लड़की अच्छी नहीं है, उसे मैंने बचपन में देखा है। माँ का पत्र पढ़ा? हाँ, किंतु काकी के पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि तुम्हें उसे गले में डालना ही पड़ेगा। और चाहे वह अच्छी हो चाहे न हो, उस लड़की को मैं किसी भी तरह घर में न लाऊंगी। कैसी लड़की घर में लाना चाहती हो, बता सकती हो? सो इस समय कैसे बताऊं? विचार करके देखना होगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं हंसकर बोला, तुम्हारी पसंद और विवेचना के ऊपर निर्भर रहा जाए तो मुझे अपना कुमारापन उतारने के लिए आगे एक और जन्म ग्रहण करना पड़े, शायद उसमें भी पूरा न पड़े। जाने दो, यथा समय न हो तो दूसरा जन्म ग्रहण कर लूँगा, मुझे जल्दी नहीं। परंतु इस लड़की का तुम उद्धार करा दो। 500 रुपये में तो काम हो जाएगा, मैं उन्हीं के मुंह से सुनकर आया हूँ। प्यारी उत्साह में उठकर बैठ गई और बोली, कल ही मैं रुपये भेज दूंगी, काकी की बात मिथ्या नहीं होने दूंगी। फिर कुछ देर ठहर कर बोली, सच कहती हूँ तुमसे, यह लड़की अच्छी नहीं, इसीलिए मुझे आपत्ति है। नहीं तो? नहीं तो? नहीं तो फिर क्या? तुम्हारे लायक लड़की जब ढूंढूंगी उसी समय इस बात का उत्तर दूंगी, इस समय नहीं। सिर हिलाकर मैंने कहा, तुम फिजूल कोशिश मत करो राजलक्ष्मी, मेरे लायक लड़की तुम किसी भी दिन खोजकर न निकाल सकोगी। वह बहुत देर तक चुपचाप बैठकर एकाएक बोल उठी, अच्छा, सो शायद न निकाल सकूं, परंतु बर्मा जाओगे तो मुझे साथ ले चलोगे? उसके प्रस्ताव को सुनकर मैं हंसा, बोला, मेरे साथ चलने का तुम्हें साहस होगा? प्यारी मेरे मुंह के प्रति तीक्ष्ण दृष्टिपात करके बोली, साहस? इससे क्या तुम बहुत कठिन काम समझते हो? मैं चाहे जो समझूं, किंतु तुम्हारे इस सारे घर द्वार, माल असबाब, जमीन जायदाद आदि का क्या होगा? प्यारी बोली, चाहे जो हो, तुम्हें नौकरी करने के लिए जब इतनी दूर जाना पड़ा, यह सब रहते हुए भी जब तुम्हारे काम ना आया, तब इसे बंकू को दे जाऊंगी। इस बात का मैं जवाब नहीं दे सका। खुली हुई खिड़की के बाहर अंधेरे में देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। उसने फिर कहा, इतनी दूर न जाओ तो न चले? यह सब क्या किसी भी दिन तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता? मैं बोला, नहीं, कभी किसी भी दिन नहीं। प्यारी ने गर्दन हिलाकर कहा,
यह मैं जानती हूँ, परंतु ले चलोगे तुम मुझे अपने साथ? इतना कहकर उसने फिर मेरे पैरों पर अपने हाथ रख दिए। एक दिन जब प्यारी ने मकान से जबरदस्ती विदा कर दिया था, तब उस दिन उसका असाधारण धीरज और मन की ताकत देखकर मैं अवाक रह गया था। आज उसकी इतनी बड़ी दुर्बलता, करुण कंठ की ऐसी कायर मिन्नत, यह सब एक साथ देखकर मेरी छाती फटने लगी, परंतु किसी भी तरह मैं राजी न हो सका। बोला, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, परंतु तुम जब भी बुलाओगे मैं लौट कर आऊँगा। मैं कहीं भी रहूँ, हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा राजलक्ष्मी। क्या तुम चिरकाल तक इस पापिष्ठा के होकर रहोगे? हाँ, चिरकाल तक। तब तो फिर यह कहो कि तुम्हारा विवाह कभी न होगा? हाँ, नहीं होगा। इसका कारण यह है कि तुम्हारी सम्मति के बिना तुम्हें दुख देखकर इस काम में मेरी कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। प्यारी अपलक दृष्टि से कुछ देर मेरे मुंह की ओर देखती रही। इसके बाद उसके दोनों नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण होकर बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में टप टप गिरने लगे। आंखें पोंछकर गाढ़े स्वर में वह बोली, इस हतभागिनी के लिए तुम जिंदगी भर सन्यासी बने रहोगे? मैंने कहा, हाँ, बना रहूँगा। तुम्हारे पास जो वस्तु मैंने पाई है, उसके बदले सन्यासी बनकर रहने में मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं कहीं भी क्यों न रहूं, मेरी इस बात पर तुम कभी अविश्वास न करना। पल भर के लिए दोनों की नजरें चार हुई और दूसरे ही क्षण वह तकिए में मुंह छिपाकर उल्टी लेट गई। ऐसे ऐसे अनेक बातें देखी हैं जिन्हें जीवन भर नहीं भूला जा सकता। वे जब कभी याद आती हैं, तब उस समय के शब्द मानो कान में गूंज उठते हैं। प्यारी के अंतिम शब्द भी इसी तरह के थे। आज भी मानो मैं उसकी गूंज सुन सकता हूँ। वे अपने स्वभाव से ही कितनी अधिक संयमी थी, इसका परिचय बचपन में ही उसने बहुत दफे दिया। उस दफे मेरे विदा होने के समय किसी तरह भागकर उसने आत्मरक्षा की थी, परंतु इस दफे वह किसी तरह अपने आप को संभाल न सकी और नौकर चाकरों के सामने ही रो पड़ी। रुंधे हुए कंठ से बोली, देखो, मैं नासमझ नहीं हूँ। अपने पापों का भारी दंड मुझे भोगना ही पड़ेगा सो जानती हूँ, किंतु फिर भी कहती हूँ, हमारा यह समाज बड़ा ही निष्ठुर, बड़ा निर्दयी है। इसे भी इसका दंड एक न एक दिन भोगना ही पड़ेगा। भगवान इस पाप की सजा देंगे ही देंगे। समाज को उसने क्यों इतना बड़ा अभिशाप दिया सो वह जाने और उसके अंतर्यामी जाने। मैं नहीं जानता सो बात नहीं, किंतु मैं चुप ही रहा। बूढ़ा दरबान गाड़ी का दरवाजा खोलकर मेरे मुंह की ओर देखने लगा। मैं आगे पैर बढ़ा ही रहा था कि प्यारी आंखों के आंसू में मेरे मुंह की ओर देखकर कुछ हंसकर बोली, कहाँ जा रहे हो? फिर तो दर्शन नहीं होंगे, एक भिक्षा ही देते जाओ। मैं बोला, दूंगा, कहो। प्यारी बोली, जहाँ भी रहोगे खबर देते रहोगे, शर्माओगे तो नहीं? नहीं शर्माऊंगा, खबर ज़रूर दूंगा। इतना कहकर धीरे से मैं गाड़ी में जा बैठा। प्यारी पीछे पीछे आई। उसने अपने आंचल से मेरे पैरों की धूली ले ली। वह अस्पष्ट रूंधे हुए कंठ से धीरे से बोली, न जाओ इतनी दूर, रहने दो, मत जाओ। चुपके से मैंने अपनी नज़र उस ओर से फेर ली। गाड़ीवान ने गाड़ी हाँक दी। 5-6 दिन बाद मैं एक दिन भोर के समय सिर्फ एक लोहे का ट्रंक और एक पतला सा बिस्तर लेकर कलकत्ते के कोयला घाट जा पहुंचा। गाड़ी से उतरते न उतरते खाकी कुर्ती पहने हुए एक कुली ने दोनों चीज़ों को झपट लिया। उन्हें लेकर पलक भर में न जाने वह कहाँ अंतर ध्यान हो गया, और जब तक खोजते खोजते दुश्चिंता के मारे मेरी आंखों में आंसू न आ गए, तब तक उसका कोई पता न चला। गाड़ी पर से आते आते ही मैंने देखा था कि जेट्टी और बड़े रास्ते के बीच की भूमि नाना रंग के पदार्थों से लदी हुई है। लाल, काले, भूरे, गेरुए, थोड़ा सा कोहरा भी छाया हुआ था। ऐसा मालूम हुआ कि बछड़ों का एक झुंड शायद चालान किए बिना वहां बांधा गया है। निकट आकर ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि चालान तो अवश्य होगा, किंतु बछड़ों का नहीं, मनुष्यों का। वे लोग बड़ी बड़ी सी गठरियां लिए स्त्री पुरुषों के हाथ पकड़कर सारी रात इसी तरह ओस में पड़े रहे
कि सुबह तड़के ही सबसे पहले जहाज में घुसकर एक अच्छी सी जगह पर कब्जा कर लेंगे। अतएव किसके लिए संभव था कि पीछे से आकर इन्हें पार करके जेट्टी के द्वार तक पहुंच सके। थोड़ी ही देर बाद जब यह दल जग कर खड़ा हो गया, तब मैंने देखा कि काबुल के उत्तर से कन्याकुमारी के अंत तक कोई भी प्रदेश अपना प्रतिनिधि इस कोयला घाट पर भेजना नहीं भूला है। सभी हैं। काली काली गंजियां पहने हुए चीनियों का दल भी बाद नहीं गया है। मैं भी तो डेक के नीचे का यात्री था, इसलिए लोगों को परास्त करके अपने बैठने के लिए जगह मुझे भी प्राप्त करनी थी। किंतु इसका ख्याल करते ही मेरा सारा शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। फिर भी जब जाना ही है और जहाज छोड़कर कोई दूसरा जाने का रास्ता नहीं, तब जैसे भी हो इन्हीं लोगों का अनुकरण करना कर्तव्य है, ऐसा विचार करके मैंने मन को जितना ही साहस दिया, मानो वह उतना ही हिम्मत हारने लगा। जहाज कब आकर किनारे लगेगा सो जहाज ही जाने। इस बीच में ही ये 1400-1500 लोग भेड़ों के झुंड की तरह कतार बांधे एक साथ खड़े हो गए। एक हिंदुस्तानी आदमी से मैंने पूछा, भैया सब लोग अच्छी तरह से तो बैठे थे, अब एकाएक कतार बांधकर क्यों खड़े हो गए? वह बोला, डगदरी होगी। डगदरी क्या चीज होती है भाई? उस आदमी ने पीछे से आए हुए एक धक्के को संभालते हुए कुछ झुंझलाहट से कहा, अरे प्लेग का डगदरी। बात को समझना और भी कठिन हो गया, पर समझो चाहे ना समझो, इतने आदमियों के लिए जो जरूरी है वह मेरे लिए भी होगी। किंतु किस कौशल से अपने आप को इस झुंड में घुसेड़ दूं, यह एक समस्या ही सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं से घुसने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। खोजते खोजते देखा कि कुछ दूर पर खिदिरपुर के कितने ही मुसलमान संकुचित भाव से खड़े हैं। यह मैंने स्वदेश विदेश सभी जगह देखा है कि जो काम लज्जित होने जैसा है उसमें बंगाली लोग अवश्य लज्जित होते हैं। वे भारत के अनन्य जातियों के समान बिना संकोच के धक्का मुक्की मारामारी नहीं कर सकते। इस तरह खड़े होने में जो एक तरह की हीनता है, उसकी शर्म के मारे मानो यह सब अपना सिर नीचा कर लेते हैं। ये लोग रंगून में दर्जी का काम करते हैं और अनेक दफ़े आए गए हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह सब सावधानी कहीं यहाँ से वर्मा में प्लेग न चली जाए इसीलिए है। डॉक्टर परीक्षा करके पास कर दे तभी जहाज पर चढ़ा जा सकता है। क्रमशः प्लेग की डगदरी निकट आ पहुंची। प्यादे सहित डॉक्टर साहब भी दिखाई दिए। उस कतार बंदी की अवस्था में गर्दन टेढ़ी करके देखने का मौका तो नहीं था, फिर भी आगे खड़े हुए साथियों के प्रति किया गया परीक्षा पद्धति का जितना भी प्रयोग दृष्टिगोचर हुआ, उससे मेरी चिंता की सीमा नहीं रही। कायर बंगालियों को छोड़कर वहाँ ऐसा कोई भी न था जो देह के निम्न भाग के उगाड़े जाने पर भयभीत हो, परंतु अपने सामने के साहसी वीर पुरुषों के भी परीक्षा के समय बार बार चौंक कर उठते देखकर मैं बुरी तरह शंकित हो उठा। सभी जानते हैं कि प्लेग की बीमारी में शरीर का स्थान विशेष सूज जाया करता है, और डॉक्टर साहब जिस प्रकार लीला मात्र से और निर्विकार चित्त से उस संदेह मूलक स्थान में हाथ डालकर सोजिश टटोलते हैं, उससे काट के पुतलों को भी आपत्ति होगी। किंतु भारतवासियों की सभ्यता सनातन है, इसीलिए जैसे भी हो एक दफ़े चौंक कर यह स्थिर हो जाते थे। अगर कोई और जाति होती तो डॉक्टर का हाथ मरोड़े तोड़े बिना न रह सकते थे। यथा समय आंखें मीचकर सारा अंग संकुचित कर एक तरह से हताश ही होकर डॉक्टर के हाथ में आत्मसमर्पण कर दिया और पास भी हो गया। इसके बाद जहाज पर चढ़ने की बारी थी, किंतु डेक पैसेंजरों की यह अधिरोहक क्रिया किस तरह संपन्न होती है, बाहर के लोगों के लिए उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं। सामने की ओर देखा, एक गड्ढे के मुंह पर सीढ़ी लगी हुई है। जहाज के गर्म देश में उतरने का यही रास्ता था। नाले के अवरुद्ध मुख खोल देने पर वृष्टि का संचित जल जिस तरह तीव्र वेग की गति से नीचे गिरता है, ठीक उसी तरह यह दल भी स्थान अधिकृत करने के लिए जीने मरने के ज्ञान से शून्य होकर नीचे उतरने लगा। मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरी नीचे जाने की इच्छा नहीं थी। पैरों से चलकर तो उतरा भी नहीं जा सकता था।
क्षण भर के लिए तो मैं बेहोशी हो गया था। होश आने पर देखा कि गर्भगृह के मध्यक बहुत दूर पर एक कोने में मैं अकेला खड़ा हूँ। पैरों की ओर निगाह दौड़ाई तो देखता हूँ कि इसी बीच में जादू के खेल की तरह पल भर में ही कंबल बिछाकर और बॉक्स पिटारो आदि से घेरकर हर किसी ने अपने अपने लिए निरापद स्थान बना लिया है और शांति से बैठकर अपने पड़ोसी से का परिचय प्राप्त करना शुरू कर दिया है। इतनी देर के बाद अब कहीं मेरे उस नंबर वाले कुली ने आकर दर्शन दिया और कहा, ट्रंक और बिस्तर ऊपर रख आया हूँ, यदि आप कहें तो नीचे ले आऊं? मैंने कहा, नहीं, बल्कि यहाँ से किसी तरह उद्धार करके मुझे ही ऊपर ले चल, क्योंकि वहाँ मुझे इतना सा भी स्थान कहीं खाली न दिखाई दिया कि मैं कहीं अपना कदम भी रख सकूं। वर्षा होने पर ऊपर पानी में भीग जाऊं सो अच्छा, किंतु यहाँ क्षण भर भी ठहरना ठीक नहीं। अधिक पैसों के लोभ से कुली काफ़ी कोशिश और बहस मुकदमों के बाद कंबलों और संतरजियों के किनारों को उलटता पुलटता हुआ मुझे अपने साथ लिए हुए ऊपर आ गया और मेरा माल असबाब दिखाकर बख्शीशें लेकर चलता बना। यहाँ का भी वही हाल, बिस्तर बिछाने के लिए जगह नहीं। निरुपाय होकर ट्रंक के ऊपर ही बैठने का इंतज़ाम करके मैं एकाग्र चित्त से माता भागीरथी के दोनों किनारों की महिमा का निरीक्षण करने लगा। स्टीमर ने तब तक चलना आरंभ कर दिया था। बहुत देर से प्यास लग रही थी। इन 2 घंटों के भीतर जो तूफान सिर के ऊपर से गुजर गया, उससे जिनकी छाती शुष्क न हो जाए, ऐसे कठिन हृदय संसार में बहुत ही थोड़े लोग हैं। किंतु आफत यह हुई कि साथ में न तो गिलास था न लोटा। साथ के मुसाफिरों में से यदि यही कोई बंगाली हो तो कुछ उपाय हो सकता है, यह सोचकर मैं फिर बाहर निकला। नीचे उतरने के उस गड्ढे के निकट पहुंचते ही एक तरह का विकट कोलाहल सुनाई पड़ा। मेरी जानकारी इतनी विस्तृत नहीं है कि उस कोलाहल की उपयुक्त तुलना कर सकूं। भयपूर्ण हृदय से 1-2 सीढ़ियां उतरकर मैंने झाँका तो देखा यात्रियों में ने अपना अपना नेशनल सॉन्ग गाना शुरू कर दिया है। काबुल से लेकर ब्रह्मपुत्र और कन्याकुमारी से लेकर चीन की सीमा पर्यंत जितने भी तरह के स्वर ब्रह्म हैं, जहाज के इस बंद गर्भ के भीतर वाद्य यंत्रों के सहयोग से उनका ही समवेत रूप से अनुशीलन हो रहा है। ऐसे महासंगीत को सुनने का सौभाग्य कदाचित ही संगठित होता है, और संगीत ही ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह बात उस जगह खड़े खड़े ही मैंने सम्मान के साथ स्वीकार कर ली। किंतु सबसे अधिक विस्मय की बात यह थी कि वहाँ इतने अधिक संगीत विशारद एक साथ किस तरह आ जुटे। मैं एकाएक यह स्थिर नहीं कर सका कि मेरा नीचे उतरना उचित है या नहीं। सुना है अंग्रेजी महाकवि शेक्सपियर ने कहा है कि संगीत के द्वारा जो मनुष्य मुग्ध नहीं होता वह खून तक कर सकता है, किंतु केवल मिनट भर सुन लेने से ही जो मनुष्य के खून को जमा दे, ऐसे संगीत की खबर शायद उन्हें न थी। एक तरफ यह अद्भुत कांड हो रहा था और मैं मुंह बाए देख रहा था कि एकाएक देखा पास में ही खड़ा हुआ एक व्यक्ति प्राण प्रण से हाथ हिला हिलाकर मेरी नज़र अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कष्ट से अनेक लोगों की लाल लाल आंखें सिर पर रखकर मैं उस मनुष्य के पास जा उपस्थित हुआ। उसने ब्राह्मण समझकर मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपना परिचय दिया कि मैं रंगून का विख्यात नंद मिस्त्री हूँ। पास ही एक विगत यौवना स्थूल स्त्री बैठी हुई एक टक से मेरी ओर देख रही थी। मैं उसके मुंह की ओर देखकर स्तंभित हो गया। मनुष्य की इतनी बड़ी बड़ी फुटबॉल सी आंखें और इतनी मोटी जुड़ी हुई भौहें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। नंद मिस्त्री उसका परिचय देते हुए बोले, बाबूजी, यह मेरी घरवाली। बात पूरी भी न हो पाई थी कि वह फुफकार कर गरज उठी, घरवाली? ये मेरे 7 भावरों के स्वामी कहते हैं घरवाली? खबरदार कहे देती हो मिस्त्री, जिस तिस के आगे झूठ बोलकर मुझे बदनाम न किया करो। मैं तो विस्मय के मारे हतबुद्धि सा हो गया। नंद मिस्त्री कुछ अप्रतिभ सा होकर बोला, आहा, नाराज क्यों होती हो? घरवाली और किसे कहते हैं? 20 साल? वह विकट क्रोध से बोल उठी।
20 साल हो गए तो क्या हुआ? फूटे करम, जात वैष्णव की लड़की होकर मैं कहलाऊं केवट की घरवाली? कैसे? किस तरह से? 20 बरस से तुम्हारे घर में हूं जरूर, किंतु एक दिन भी तुमने मुझे चौके में घुसने दिया? यह बात कोई कह सकता है? टगर वैष्णवी मर जाएगी पर अपनी जाति नहीं खोएगी, जानते हो? इतना कहकर वह जात वैष्णव की लड़की अपनी जाति के गर्व से मेरी मुंह की ओर देखती हुई अपनी दोनों फुटबॉल सी आंखें घुमाने लगी। नंद मिस्त्री लज्जित होकर बारंबार कहने लगा, देखा बाबूजी, देखा, इसे अभी तक जाति का गर्व है। देखा आपने, मैं ही हूं जो इसे सह लेता हूं, और कोई होता? 20 बरस की उस घरवाली को देखकर बेचारा अपनी बात भी पूरी न कर सका। मैं और कुछ न बोल सका और उससे एक गिलास लेकर वहां से चल दिया। ऊपर पहुंचकर उस वैष्णवी की बातें याद कर कर मेरी हंसी रोके न रुकी, किंतु क्षण भर बाद ही सोचा, यह तो सामान्य अशिक्षिता स्त्री ठहरी, पर गांवों में और शहरों में भी क्या ऐसे अनेक शिक्षित पुरुष नहीं जिनके द्वारा ऐसे ही हास्यकार अब भी प्रतिदिन हुआ करते हैं, और जो पाप के सारे अन्यायों से केवल खाना छुआ बचाकर ही परित्राण पा लेते हैं। तब यह हो सकता है कि इस देश के पुरुषों का हाल देखकर तो हंसी नहीं आती, आती है तो सिर्फ औरतों को देखकर। आज शाम से ही आकाश में थोड़े बादल जमा हो रहे थे। रात को 1 बजे के बाद मामूली सा पानी और हवा भी चली, जिसके कुछ देर के लिए जहाज खूब हिला डुला। दूसरे दिन सुबह से ही वह शिष्ट शांत भाव से चलने लगा, जिसे समुद्री बीमारी कहते हैं। मेरा वह उपसर्ग तो शायद छुटपन में ही नाव के ऊपर कट गया था, इसीलिए वमन करने के संकट को मैं एक बारगी ही पार कर गया। किंतु सपरिवार नंद मिस्त्री का क्या हाल हुआ, किस तरह रात कटी, यह जानने के लिए मैं नीचे जा पहुंचा। कल के गायकों में से अधिकांश उस समय तक औंधे ही पड़े हुए थे। नंद मिस्त्री और उसकी 20 वर्ष की घरवाली दोनों गंभीर भाव से बैठे हुए थे। मुझे देखकर उन दोनों ने मुझे प्रणाम किया। उनके चेहरे के भाव से ही जान पड़ा कि कुछ देर पहले ही दोनों में कुछ कलह हो चुकी है। मैंने पूछा, रात को कैसा हाल रहा मिस्त्री जी? नंद बोला, अच्छा रहा। उसकी घरवाली गरज उठी, खाक अच्छा रहा? मैया री मैया, कैसा अद्भुत कांड हो गया। कुछ उद्विग्न होकर मैंने पूछा, कैसा कांड? नंद मिस्त्री ने मेरे मुंह की ओर देखा, फिर जम्हाई ली, चुटकियां बजाई और अंत में कहा, कांड ऐसा कुछ नहीं था बाबूजी। कलकत्ते के गलियों के मोड़ों पर 32.5 तरह के चना चबेना बेचता हुआ आपने किसी को देखा है? यदि देखा होता तो हम लोगों की अवस्था को आप ठीक तौर से समझ सकते। वह जिस तरह अंगूठे के नीचे 2-3 अंगुलियों की चोट मारकर भुने हुए चावल, दाल, मटर, मसूर, चने, सेम के बीज आदि सबको मिलाकर एक कर देता है, देवता की कृपा से हम सब भी ठीक उसी तरह गड़मड़ हो गए थे। अभी कुछ देर हुई, सब कोई अपने अपने कपड़े पहचान कर फिर अपनी जगह आकर बैठ गए हैं। इसके बाद वह टगर की ओर देखकर बोला, बाबूजी, भाग्य से असल वैष्णव की जात नहीं जाती, नहीं तो मेरी टगर। टगर भड़के हुए भालू की तरह गरज उठी, अब फिर वही? नहीं तो जाने दो, कहकर नंद उदासीनता से दूसरी तरफ को देखता हुआ चुप हो गया। एक काबुली दंपति जो मलिनता के अवतार थे, सिर से पैर तक पृथ्वी की सारी गंदगी लादे हुए अत्यंत तृप्त दृष्टि से रोटी खा रहे थे। क्रुद्ध टगर उन हतभागों के प्रति अग्नि वर्षा करने लगी। नंद ने अपनी घरवाली को उद्देश्य करके प्रश्न किया, तो फिर आज खाना पीना कुछ न होगा, क्यों? घरवाली ने कहा, मौत और किसे कहते हैं, होगा कैसे, सुनो तो। मामला न समझ सकने के कारण मैंने कहा, अभी तो बड़ी सकार है, कुछ बेला चढ़ जाने पर। नंद मेरे मुंह की ओर देखकर बोला, कलकत्ते से एक हांडी में बढ़िया रसगुल्ले लाया था बाबूजी। जहाज पर सवार होने तक कहता रहा, आओ टगर कुछ खा लें, आत्मा को कष्ट न दें, परंतु नहीं, मैं रंगून ले जाऊंगी। ले, अब ले जा रंगून, क्या ले जाती है। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ उन रसगुल्लों का?
नंद टगर को लक्ष्य करके कटाक्ष करता हुआ बोला, उनका क्या हुआ सो नहीं कह सकता। वह देखो ना फूटी हांडी, और वह देखो बिछौने में गिरा हुआ रस। इससे ज़्यादा कुछ जानना चाहो तो पूछो। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकते हुए मुंह नीचा करके कहा, तो जाने दो, साथ में चिवड़ा तो है ना। नंद बोला, उस ओर से भी छुट्टी मिल गई है। बाबूजी को एक दफे दिखा तो दो टगर। टगर ने एक छोटी सी पोटली को पैरों से ठुकराते हुए कहा, दिखा दो ना तुम ही। नंद बोला, जो भी कहो बाबू, काबुली जात नमक हराम नहीं कही जा सकती। ये लोग जिस तरह रसगुल्ले खा जाते हैं, उसी तरह अपने काबुल देश की मोटी रोटियां भी तो बांध देते हैं। फेंकना नहीं टगर, रख छोड़, तेरे ठाकुर जी के भोग को काम आएंगी। नंद के इस प्रयास से मैं जोर से हंस पड़ा, किंतु दूसरे ही क्षण टगर के मुंह की ओर देखकर डर गया। क्रोध के मारे उसका सारा मुंह काला हो गया था। वह क्रोध के मारे चिल्ला उठी, जात तक मत जाना भला मिस्त्री, कहे देती हूँ, अच्छा न होगा। शर्मिंदा होकर वह चट से बोल उठा, सिर की कसम टगर, गुस्सा मत हो, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। टगर ने वह बात जैसे सुनी ही नहीं। पुतलियां और भौहें एक बार बाईं और एक बार दाहिनी ओर घुमाकर और कंठ के स्वर को और एक पर्दा ऊपर चढ़ाकर बोली, मजाक कैसा? जात को लेकर भी कोई मजाक किया जाता है? मुसलमानों की रोटियों से भोग लगाया जाएगा। जरूरत हो तो इन्हें रख ले, बाप के पिंडदान में दे देना। डोरी छोड़े हुए धनुष्य की तरह नंद चट से सीधा खड़ा हो गया और उसने टगर का झोंटा पकड़ लिया। हरामजादी, तू बाप तक जाती है। टगर कमर का कपड़ा संभालते हुए हाँफते हाँफते बोली, और हरामजादे तू जात तक जाएगा। इतना कहकर कानों तक मुंह फाड़कर उसने नंद की भुजा के एक हिस्से में काट खाया। मुहूर्त भर में ही नंद मिस्त्री और टगर वैष्णवी का मल्ल युद्ध गहरा हो उठा। देखते ही देखते सब लोग घेर कर खड़े हो गए, भीड़ जमा हो गई। एक तरह से पूरा लंका कांड मच गया। मैं सन्नाटे में आ गया। इतनी मामूली सी बात पर निर्लज्जता का ऐसा नंगा नाच हो सकता है, मैं इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वह भी बंगाली स्त्री पुरुष के द्वारा। जहाज भर के लोगों के सामने यह हो रहा है, यह देखकर तो मैं लज्जा के मारे जमीन में गड़ा जाने लगा। पास में ही एक जौनपुरी दरबान अत्यंत संतोष के साथ तमाशा देख रहा था। मेरी ओर लक्ष्य करके बोला, बाबूजी, बंगालिन तो बहुत अच्छी लड़ने वाली है, हटती ही नहीं। मैं उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देख सका। चुपचाप गर्दन नीचे किए किसी तरह भीड़ को चीरता हुआ ऊपर भाग गया। उस दिन से फिर मेरा जी न चाहा कि नीचे जाऊं, इसलिए नंद और टगर के युद्ध का अंत किसी तरह हुआ। संधि पत्र पर कौन कौन सी शर्तें निश्चिंत हुई, सो तो मैं कुछ जान न पाया, परंतु बाद में देखा कि शर्तें चाहे जो हो, विपत्ति के समय वह स्क्रैप ऑफ पेपर किसी काम नहीं आता। जब जिसे ज़रूरत होती है, खिलवाड़ की तरह उसे फाड़कर फेंकता है और दूसरे का व्यू भेद कर डालता है। 20 बरस से ये दोनों यही करते आए हैं, और 20 बरस तक ऐसा न करते रहेंगे, इसकी शपथ स्वयं विधाता भी नहीं ले सकेंगे। सारे दिन तो आकाश में बादलों के टुकड़े यहाँ से वहाँ घूमते रहे, परंतु अब शाम के लगभग एक गहरा काला बादल सारे क्षितिज को ढककर धीरे धीरे सिर उठाकर ऊपर आने लगा। मालूम हुआ कि खलासियों के मुंह और आंखों पर मानो घबराहट की छाया आ पड़ी। उनके चलने फिरने में भी मानो एक प्रकार के घबराहट के चिन्ह नजर आने लगे, जो इसके पहले नहीं थे। एक बूढ़े खलासी को बुलाकर पूछा, अजी चौधरी, आज रात को भी क्या कल के ही समान आंधी आवेगी? विनय से चौधरी जी वश में हो गए, खड़े होकर बोले, मालिक नीचे चले जाइए, कप्तान ने कहा है बवंडर उठ सकता है। 15 मिनट बाद ही देखा कि उसका कथन निर्मल नहीं है। ऊपर जितने भी यात्री थे, उन सबको खलासी लोग एक तरह से जबरन होल्डर में उतारने लगे। 2-4 लोगों के आपत्ति करने पर सेकंड ऑफिसर ने खुद आकर उन्हें धक्के मारकर उठा दिया और उनके बिस्तर वगैरह लातों से हटाना शुरू कर दिया। मेरा ट्रंक, बिस्तर आदि तो खलासी लोग लेकर झटपट नीचे उतर गए, किंतु मैं एक तरफ खिसक गया। मैंने सुना कि सबको, अर्थात जो हतभागे 10 रुपये से अधिक किराया नहीं दे सकते थे, उन्हें भी
उस जहाज के गर्भगृह में भरकर उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। उनकी खैरियत के लिए यही एक उपाय था। किंतु मुझे खुद के लिए अपनी खैरियत की यह व्यवस्था किसी तरह पसंद न आई। इसके पहले साइक्लोन नामक वस्तु को समुद्र में तो क्या, जमीन पर भी नहीं देखा था। कैसा इसका उपद्रव होता है, कैसा इसका स्वरूप है और अमंगल करने की कितनी शक्ति इसके अंदर है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मन ही मन सोचने लगा कि मेरे भाग्य से यदि ऐसी वस्तु का आविर्भाव होना सन्निकट ही है तो फिर उसे अच्छी तरह देखे बगैर तो नहीं छोड़ूंगा। भाग्य में जो बदा हो सो हो। और तूफान में यदि जहाज डूबना ही है तो इस तरह प्लेग के चूहों की तरह पिंजरे में कैद होकर और सिर पटक पटक कर खारे पानी में क्यों मरूं? इसके अपेक्षा जब तक बने हाथ पांव हिलाकर लहरों के हिंडोलों पर झूलते उतरते हुए एक गोता लगाकर पाताल के राजमहल का अतिथि होना अच्छा है। किंतु उस समय मुझे मालूम न था कि राजा का जहाज आगे पीछे लाखों करोड़ों हिंसक अनुचरों के बगैर काली पानी में एक डग भी नहीं चलता। उन्हें लोगों का कलेवा कर डालने में घड़ी भर की भी देरी नहीं लगती। बहुत समय से थोड़ी थोड़ी वृष्टि हो रही थी। शाम के लगभग हवा और वृष्टि दोनों का ही वेग बढ़ गया। यह हालत हो गई कि भाग निकलने की कोई जुगत न रही। जहां भी मिले सुविधानुसार एक आश्रय स्थान खोजे बगैर काम नहीं चल सकता। शाम के अंधेरे में जब मैं अपने स्थान पर वापस आया तब ऊपर का डेक निर्जन हो गया था। मस्तूल के पास उचक्कर देखा कि ठीक सामने ही बूढ़ा कप्तान हाथ में दूरबीन लिए ब्रिज के ऊपर यहाँ से वहां दौड़ रहा है, इस डर से कि एकाएक उसके शुभ दृष्टि में पड़कर फिर से इतने कष्ट के बाद भी दोबारा उसी गर्त में न घुसना पड़े। एक ऐसी जगह खोजने लगा जहां सुविधा से बैठ सकूं। खोजते खोजते आखिर एक जगह ऐसी मिल ही गई जिसकी कि मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक किनारे बहुत से भेड़ों, मुर्गियों और बत्तखों के पिंजरे एक के ऊपर एक गंजे हुए थे। उछलकर मैं उन्हीं के ऊपर बैठ गया। जान पड़ा ऐसी निरापद जगह शायद जहाज भर में और कहीं नहीं है। किंतु अभी बहुत सी बातें जानना बाकी थी। वृष्टि, हवा, अंधकार और जहाज का झूलना, ये सभी अधिकाधिक बढ़ने लगे। समुद्र की लहरों का आकार देखकर ही मैंने सोचा कि शायद यह वही साइक्लोन है। किंतु वह सागर के समीप सिर्फ गौ के खुर के गड्ढे के समान था। इस बात को अच्छी तरह हृदयंगम करने के लिए मुझे और भी थोड़ी देर ठहरना पड़ा। एकाएक छाती के भीतर एक कपकपी पैदा करता हुआ जहाज का भोंपू बज उठा। ऊपर की ओर ताका तो जान पड़ा मानो किसी मंत्र के बल से आकाश का चेहरा ही बदल गया है। वे बादल अब नहीं रहे। मालूम हुआ कि सब तरफ से छिन्न भिन्न होकर जैसे संपूर्ण आकाश हल्का होकर कहीं ऊपर की ओर उड़ा जा रहा है। दूसरे ही क्षण समुद्र के एक प्रांत से ऐसा विकट भारी शब्द तेजी से आकर कानों में बैठ गया कि मैं नहीं जानता कि उसकी तुलना किसके साथ करूं। लड़कपन में अंधेरी रातों में दादी की छाती से लगकर एक कहानी सुना करता था। किसी राजपुत्र ने डुबकी लगाकर तालाब के भीतर से एक चांदी की डिबिया निकाली थी और उसमें बंद 700 राक्षसियों के प्राण रूप एक सोने के भंवरे को चुटकी में मसलकर मार डाला था। फिर वे 700 राक्षसियां मृत्यु यंत्रणा से चीखती चिल्लाती हुई सारी पृथ्वी को पैरों के बोझ से कुचलती चूर्ण विचूर्ण करती दौड़ते इधर उधर चली गई थी। वैसा ही यह भी कोई विप्लव सा हो रहा है, ऐसा जान पड़ा। परंतु इस दफे 700 करोड़ राक्षसियां हैं। वे उन्मत्त भाव से कोलाहल करती हुई इसी ओर दौड़ी आ रही हैं। आ भी पड़ी, राक्षसियां नहीं परंतु तूफानी हवाएं। तब मैंने सोचा कि इनकी अपेक्षा तो उन राक्षसियों का आना ही अच्छा था। इस दुर्जय वायु की शक्ति का वर्णन करना तो बहुत दूर की बात है। समग्र चेतना से अनुभव करना भी मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। संपूर्ण ज्ञान बुद्धि को लुप्त करके केवल एक ही धारणा मेरे मन के भीतर अस्पष्ट और निसंदिग्ध रूप से जागती रह गई कि दुनिया की मियाद एक बारगे खत्म होने में अब और कितनी सी देर है। पास में ही जो एक लोहे का खूंटा था, गले की चादर से मैंने अपने आप को उसी से बांध रखा था। प्रत्येक क्षण मेरे मन में यही ख्याल उठने लगा कि बस मुझे यह हवा इस दफे ही खूंटे से उड़ा छोड़ेगी और उड़ा ले जाकर समुद्र में जा पटकेगी।
एकाएक जान पड़ा कि काला पानी मानो भीतर के धक्कों से घरघराता हुआ क्रम क्रम से जहाज के ऊपर चढ़ रहा है। दूर को आंख उठाई तो उस तरफ से दृष्टि को पुनः वापस न लौटा सका। एक दफे जान पड़ा वह तो कोई पड़ाव है, किंतु दूसरे ही क्षण जब भ्रम भंग हुआ तब हाथ जोड़कर मैंने कहा, भगवान, जैसे तुमने ये दोनों नेत्र दिए थे वैसे ही आज इन्हें सार्थक भी कर दिया। इतने दिनों तक तो संसार में सर्वत्र ही आंखें खोलते घूमा फिरा हूं, किंतु तुम्हारे इस सृष्टि की तुलना तो कहीं भी नहीं देखी थी। जहां तक दृष्टि पहुंचती है, एक अचिंतनीय विराटकाल महातरंग सिर पर चांदी सा शुभ्र किरीट धारण किए तेजी से चाल से आगे बढ़ा हुआ आ रहा है। जगत में और भी क्या इतना बड़ा विस्मय हो सकता है। समुद्र में न जाने कितने ही लोग आया जाया करते हैं। मैं खुद भी कितनी ही दफे इस रास्ते से आया गया हूं, किंतु ऐसा दृश्य तो पहले कभी नहीं देखा। इसके सिवाय जिस मनुष्य ने आंखों से नहीं देखा उसे समझाकर यह बताना कल्पना के बाप के लिए भी संभव नहीं है कि पानी की लहर किसी तरह भी इतनी बड़ी हो सकती है। मन ही मन बोला, हे तरंग सम्राट, तुम्हारी टक्कर से तो हमारा जो कुछ होगा सो तो हम जानते ही हैं, किंतु अब भी तो तुम्हें यहाँ तक आने में आखिर आधा मिनट की देरी है। तब तक कम से कम उतने ही समय तक तो मैं अच्छी तरह से जी भर के तुम्हारे कलेवर को देख लूं। किंतु समुद्र जल के टकराने से जो एक तरह की ज्वाला सी बार बार चमक उठती है, वह ज्वाला विचित्र रेखाओं में यदि इसके सिर पर न खेली होती तो गंभीर कृष्ण जल राशि की विपुलता को मैं इस अंधकार में शायद उस तरह न देख पाता। इस समय जितनी भी दूर तक मेरी दृष्टि जाती है, उतनी ही दूर तक इस आलोक माला ने मानो छोटे छोटे प्रदीपों को जलाकर इस भयंकर सौंदर्य का चेहरा मेरी आंखों के सामने खोलकर रख दिया है। जहाज का भोंपू असीम वायु वेग से थर थर कांपता हुआ लगातार बजने लगा और भयार्त खलासियों का दल अल्लाह के कानों तक अपना आकुल आवेदन पहुंचा देने के लिए गला फाड़ फाड़ कर एक साथ चिल्लाने लगा। जिसके शुभागमन के निमित्त इतना भय, इतनी चीख पुकार, इतना उद्योग आयोजन हो रहा था, वह महातरंग आखिर आ पहुंचा। एक प्रकांड प्रकार के उलट पुलट के बीच हर बल्लभ के समान मुझे भी पहले जान पड़ा कि निश्चय से ही हम लोग डूब गए हैं, इसलिए दुर्गा का नाम जपने से अब और क्या हो सकता है। आसपास ऊपर नीचे चारों ओर काला जल ही जल है। जहाज समेत अब हम सब लोग पाताल के राजमहल में निमंत्रण खाने जा रहे हैं, इसमें अब कोई संदेह न रहा था। इस समय चिंता केवल यही थी कि खाना पीना आदि वहां न जाने किस किस्म का होगा, किंतु करीब मिनट भर बाद ही दिखाई दिया कि नहीं, हम डूबे नहीं हैं। जहाज समेत हम सब केवल जल के ऊपर उतरा रहे हैं। इसके सिवाय लहर के ऊपर लहर आना भी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों का हिंडोला झूलना भी समाप्त नहीं हुआ है। इतनी देर बाद अब पता लगा कि क्यों कप्तान साहब ने लोगों को जानवरों के समान गड्ढे में डालकर ताला लगवा दिया है। डेक के ऊपर से बीचों बीच में मानो जल की धारा बह जाने लगी। मेरे नीचे की बत्तखें और मुर्गियां कितनी ही दफे फड़फड़ा कर और भेड़ें कई बार मैं करके भाव लीला समाप्त कर गई। सिर्फ मैं ही उनके ऊपर आश्रय ग्रहण किए लोहे के खूंटे को जोर से पकड़े अपनी भाव लीला सुरक्षित बनाए रहा। किंतु इसी समय एक और प्रकार की आफत आ जुटी। केवल जल के छींटे ही मेरे शरीर में सुई की तरह छिद रहे हों सो बात नहीं, समस्त कपड़े और धोती के भीग जाने से और प्रचंड वायु से इतनी ठंड लगने लगी कि दांत कटकट बजने लगे। ख्याल आया कि जल में डूबने से तो किसी भी तरह बच सकता हूँ, किंतु निमोनिया के हाथ से किस तरह परित्राण पाऊंगा। और यह तो मैंने निसंशय ही अनुभव किया कि इसी तरह यदि और भी कुछ देर बैठा रहूं तो परित्राण पाना तो सचमुच ही असंभव हो जाएगा। इसलिए जिस तरह भी हो इस स्थान का परित्याग करके किसी ऐसी जगह आश्रय लेना चाहिए जहाँ की जल की छींटे बर्ची के फल की तरह इस शरीर में न चुभे। एक बार सोचा कि भेड़ों के पिंजरे में घुस जाऊं तो कैसा हो, किंतु वह भी कितना सुरक्षित है। उसके भीतर यदि खारे जल की धारा प्रवेश कर जाए तो मैं ठीक मैं करके न सही पर माँ करके अंत में अवश्य ही इस लीला की समाप्ति करनी पड़ेगी। सिर्फ एक उपाय है। जहाज जब पार्श्व परिवर्तन करता है तब भागने का कुछ मौका मिल सकता है,
इसलिए उस समय यदि कहीं जाकर घुस जाऊं तो शायद जान बच जाए। जो सोचा वही किया, किंतु पिंजड़ों पर से नीचे उतरकर 3 बार दौड़कर और 3 बार बैठकर किसी तरह जब मैं सेकेंड क्लास के केबिन के द्वार पर पहुंचा तब देखा द्वार बंद है। लोहे के किवाड़ों ने 1000 धक्का मुक्की करने पर भी रास्ता नहीं दिया। इसीलिए वही रास्ता फिर उसी तरह से तय करके मैं फर्स्ट क्लास के दरवाजे पर आकर उपस्थित हुआ। इस दफे भाग्य के देवता ने सुप्रसन्न होकर एक निराले कमरे में मुझे आश्रय दे दिया और जरा भी दुविधा न करके मैं किवाड़ बंद करके पलंग पर जा सोया। रात के 12 बजे के भीतर तूफान तो थम गया, किंतु समुद्र का गुस्सा दूसरे दिन भोर तक भी शांत न हुआ। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।